सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं तो ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, और ये जो अरेंजमेंट होता है ये बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज और देयर डिफरेंसेस। ठीक है, किसमें? या तो कोई फंडामेंटल या ऑब्जर्वेबल, जो चीज आप देख सकते हो, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि या तो कोई फंडामेंटल उसका कैरेक्टरिस्टिक हो या जो चीज आप देख सकते हो उसके बेसिस पे सेम ऑर्गेनाइजेशंस को सेम ग्रुप में डालते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट ग्रुप में डालते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप्स, ओके, बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस सीन बाय फंडामेंटल एंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। ये ध्यान रखना है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर ट्रेडिशनली देखोगे तो शुरू से होता आया है अलग अलग तरह से। ठीक है, सबसे पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था वो किया था एरिस्टोटल ने, और एरिस्टोटल ने बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन किया था। पहले उसने डिवाइड किया था दो किंगडम, प्लांट और एनिमल किंगडम, और प्लांट किंगडम को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, हर्ब, शर और ट्री। ठीक है, एनिमल किंगडम को भी दो भाग में डिवाइड किया था, इनामिया और एनामा। इनानिया मतलब वो होता है जो ऑर्गेनिजम्स या जो एनिमल जिसमें रेड ब्लड होता है, और जिसमें रेड ब्लड नहीं होता है उसको अनामिया कहा था। ठीक है, यानी कि अनामिया मतलब जिसमें रेड ब्लड नहीं होता, इनामिया मतलब रेड ब्लड। ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था। तो इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लिनेयस। लिनेयस ने क्या किया, इसने जो है दो क्लासिफिकेशन फिर से दिए। ठीक है, प्लांट और एनिमल। ठीक है, बट इन्होंने भी प्लांट और एनिमल रखा, लेकिन जो क्लासिफिकेशन था एनिमल का वो थोड़ा सा बेटर किया। डिटेल नहीं जानेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे इनका नाम था हैकेल। हैकेल ने प्लांट और एनिमल के सिवाय एक और ग्रुप बनाया, प्रोटिस्टा। सो अब तीन किंगडम हो गए, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे कोपलैंड। कोपलैंड ने एक और किंगडम ऐड कर दिया। तो पहले वाला जो प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा था ही, उसके सिवाय एक और ऐड कर दिया, और इन्होंने ऐड किया एक किंगडम, मोनेरा। इस सब का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे जो किंगडम है आज भी है तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कैसे कैसे जो है। ठीक है, तो कोपलैंड ने ये चार किंगडम बोले, और लास्ट जो अभी प्रेजेंट में सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्लासिफिकेशन दिया साइंटिस्ट आर.एच. विटकर ने, और आर.एच. विटकर ने 1969 में ये क्लासिफिकेशन दिया। तो ये चारों तो थे ही, इन्होंने एक और ऐड किया और वो है फंगाई। तो अब पांच हो गए। सबसे पहले है मोनेरा, नंबर 2 है प्रोटिस्टा, नंबर 3 पे उन्होंने डाल दिया फंगाई को, नंबर 4 प्लांट किंगडम और नंबर 5 एनिमल किंगडम। ठीक है, तो ये सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है। अब इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात ये है, और ये क्वेश्चन ही बार बार पूछा जाएगा आपसे, कि जो आर.एच. विटटेकर थे इन्होंने भी वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं डाला है। ठीक है, अब एक कंट्रोवर्सी हमेशा ही रहती है कि वायरस एक लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, क्योंकि जब वो किसी होस्ट के अंदर रहता है तो सारे लिविंग एनिमल्स की तरह बिहेव करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह करता है, लेकिन जैसे ही होस्ट के बाहर चला जाता है वो नॉन लिविंग हो जाता है। तो वो कंट्रोवर्सी है, बट एक चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि वायरस जो है वो आर.एच. विटटेकर के क्लासिफिकेशन में कहीं नहीं आता है। तो जो भी क्लासिफिकेशन आर.एच. विटटेकर ने किया ये किन चीजों पे किया, किन चीजों को देख के किया? सो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को, कि बॉडी टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है, सेल लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गन लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है। तो बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये खाना बनाते हैं, खाते हैं, कीमोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, उस तरह का। फिर रिप्रोडक्शन, और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि किसके पूर्वज कौन है, कौन किस से डेवलप हुआ है। तो जिसके पूर्वज जो है उनको साथ में रखा गया। फाइलोजेनेटिक का मतलब ये होता है कि जीन्स और जो तुम्हारा इवोल्यूशन है उन दोनों को ध्यान में रख के भी ये क्लासिफिकेशन बनाया गया है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाएगा वो आर.एच. विटटेकर क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, किस चीजों को लेके वो क्लासिफिकेशन हुई है। वायरस आर.एच. विटटेकर के क्लासिफिकेशन में कहीं नहीं आता ये, और
बाकी फिर कभी-कभार एक आधा बार लिनस, हेकल, कोपलैंड का भी पूछा गया कि कितने कौन-कौन से क्लासिफिकेशन उनके द्वारा दिए गए हैं। सो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अब इसके बाद हम ओवरऑल पहले देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इन पाँचों टाइप के किंगडम में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट और एनिमल, और एक-एक करके हम देखेंगे कि इन सब में क्या डिफरेंस होता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं सेल टाइप। सेल टाइप तो याद रखना, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, बट याद रखना मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और बाकी सारों में यूकैरियोटिक सेल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दूसरा जो है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होता है और इन सब में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इजी है। नेक्स्ट आते हैं एक और इंपॉर्टेंट सेल डिफरेंस में, वो है सेल वॉल का, और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इसमें जो सेल वॉल होता है वो होता है पॉलीसैचराइड, ठीक है, और इसमें इसके सेल वॉल में अमाइनो एसिड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। नेक्स्ट जो है कि अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें सेल वॉल हो भी सकता है, बहुत बार सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। फंगाई में जो हम बोलते हैं वो सेल वॉल होता है और इसके सेल वॉल में चिटिन होता है, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्लांट में भी सेल वॉल होता है और हम लोग सब जानते हैं प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज होता है और एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता। तो ये जो सेल वॉल किस किंगडम में किस तरह का सेल वॉल होता है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कि इनका जो बॉडी है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रखा है। तो मोनेरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। मतलब कि इन दोनों में या तो सिंगल सेलुलर होगा, अगर मल्टी सेलुलर भी होगा तो सेल टू सेल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे बट एक दूसरे के जैसे नहीं रहेंगे, मतलब एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी रहेंगे, कोऑर्डिनेट भी करेंगे, ठीक है। फंगाई जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। प्लांट जो है वो उनके जो सेल्स है वो टिश्यू या ऑर्गन पे होंगे, और एनिमल में तो हमने देख रखा है इंडिविजुअली टिश्यू पे भी हो सकते हैं, ऑर्गन पे भी हो सकते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर रखा है इंडिविजुअली, जो प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम देखेंगे तो हम बात करेंगे। तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो सेल्स हैं वो मिलके टिश्यू बना लेते हैं बट पूरा ऑर्गन नहीं बनाते हैं, ठीक है। मतलब एक सेल्स बना के डाइजेस्टिव टिश्यू बना लिया, वहां पे सिर्फ डाइजेशन हो रहा है, लेकिन जो सेल्स है वो अपने आप में इंडिविजुअल ऑर्गन नहीं बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन में क्या होता है कि वो पूरा एक ऑर्गन बना लेते हैं। ऑर्गन में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, जैसे कि एक हार्ट हमारा ऑर्गन है तो हार्ट में मसल सेल भी है, ब्लड वेसल सेल्स भी है, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या है, मल्टीपल ऑर्गन मिलके एक पूरा सिस्टम बना लेता है। मतलब अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट भी है, आपका ब्लड वेसल्स भी है, लंग भी पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। सो ये जो है कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है ये भी अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है कॉन्जुगेशन से होता है। अगेन डिटेल में कॉन्जुगेशन के बारे में जब हम इंडिविजुअली पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स चालू हो जाती है और कॉन्जुगेशन भी रहता है, ठीक है ना। और इसके ऊपर जितने भी हैं इसमें ज्यादातर फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल फीमेल गैमेट जो हैं वो एक दूसरे से फ्यूज करके फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा और उस फिर जाके वो डेवलपमेंट होगा, तो ये रिप्रोडक्शन है। इनफैक्ट पूरे प्लांट एनिमल किंगडम में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे वो इंडिविजुअल उनके रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाएगा। तो जब भी हम इंडिविजुअल कोई भी फाइलम या क्लास पढ़ेंगे उसके रिप्रोडक्शन के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे कि उसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। लास्ट जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लेवल पे क्या डिफरेंस है। सो ये जो है ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो कीमो ऑटोट्रॉपिक मतलब केमिकल्स से डायरेक्टली और अपना एनर्जी रिलीज करते हैं, और दूसरा है फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब कि जो किसी पे पैरासाइट बन के और एंजाइम्स लेके अपना खाना नहीं बनाते बट उनसे एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरा है पैरासिटिक, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के हेट्रो
ट्रॉपिक मोड होते हैं। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें भी दोनों होता है, ऑटो और हेटेरो दोनों होता है। फंगाई में ज़्यादातर हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, स्पेशली फोटो ऑटोट्रॉपिक। और जो एनिमल किंगडम होता है वो पूरा का पूरा हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अगेन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो है वो बेसिकली आपको हर किंगडम का एक ओवरव्यू है। अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग इंडिविजुअली मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा आज कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर सकें उनके सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बेसिस पे, ठीक है। बोथ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जर्वेबल, मतलब जो सामने देख सकते हैं उनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करें ताकि उनको स्टडी करना आसान हो। और शुरू से साइंटिस्ट अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन जो हैं वो लेके आ रहे हैं। सो लेटेस्ट हम फॉलो कर रहे हैं वो आर.एच. विट्टिकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो 1969 में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें वायरस इंक्लूडेड नहीं है। जो 5 किंगडम है वो ये हैं और किस बेसिस पे वो किंगडम्स डिसाइड हुए हैं वो है, और फिर इवेंचुअली हर किंगडम का डिफरेंस। और ये सिंगल टेबल अगर आपको ध्यान है तो एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टेबल से बायोलॉजी में आएगा ही आएगा। इनफैक्ट अगर ये टेबल ढंग से याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको लगेंगे कि यार बहुत टफ था, वो इस टेबल को अगर बेसिकली याद रहेगा तो आपसे बन जाएगा।